Welcome to this audiobook. This audiobook is presented by Sarthak Classes, Jaipur. आज हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, और हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य का इतिहास दर्शन, जिसमें अतीत के तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण जो काल और क्रम के अनुसार किया गया हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण, जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो, उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देती है। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्यशोधन तक सीमित नहीं रहा, अपितु उसे शिवम सुंदरम रूप देने का प्रयास करता रहा है। इतिहास में कला एवं नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। दूसरी ओर पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। इतिहास के 4 लक्षण यूनानी विद्वान हेरोडोटस, जिनका समय है 456 से लेकर 545 ईस्वी पूर्व, ने निर्धारित किए। इनके निर्धारित किए हुए 4 लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला है इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति से संबंधित है। और तीसरा है इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथा है यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। डार्विन का विकासवाद प्राणीशास्त्र पर, मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर और स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। आचार्य शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। इटालियन विद्वान विको, जिनका समय 1668 से लेकर 1744 ईस्वी रहा, उन्होंने ये स्वीकार किया कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है, न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य चाहे जिस युग का हो, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक समान रहती हैं। हीकल ने, जिनका समय था 1770 से लेकर 1831 ईस्वी, इन्होंने स्पष्ट किया कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। कालिंगवुड के अनुसार इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है और न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। फ्रेंच विद्वान तेन ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण परम आवश्यक है। हर्सन ने इस मत की आलोचना यह कहकर की है कि इसमें कृतिकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। कार्लाइल के अनुसार किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहां के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है।
हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत निम्न तथ्यों का सा समावेश किया जा सकता है। निम्न तथ्यों को समावेश किया जा सकता है, जिनमें पहला है साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन, दूसरा है युगीन चेतना का अध्ययन, तीसरा है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन, चौथा है साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन, और पांचवा है साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति। स्पष्ट है कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है। आलोचना में जहां मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, वहीं इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उनके अंदर क्या क्या रूपरेखा है। ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति। जी हां, सबसे पहली पद्धति जिसका नाम है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ किया गया है, क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं, कबीर और केशव। दूसरी पद्धति आती है हमारी कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उसका क्रम निर्धारण किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। फिर अगली आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। अगली आती है विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेद माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब हम आगे अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं का, जिनमें विभिन्न विद्वान आएंगे और उन्होंने क्या क्या उनके अंदर कहा, वो सब बातें हम पढ़ेंगे। तो हम आगे अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ, उसी से माना जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो प्रमुख हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार से है, जिनमें पहला है गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा रचित इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ, जिसकी रचना 2 भागों में की गई है। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया गया है। शिव सिंह सेगर दूसरे विद्वान आते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सरोज है, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में की। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। परवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ में दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए
अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है, यही इस ग्रंथ की उपादेयता भी है। अगले विद्वान हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया। अनेक विद्वानों ने, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल प्रमुख है, ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया। साथ ही अरबी, फारसी एवं उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं गिना। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था तथा इसे उन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। भक्ति काल को ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से प्रथम 3 भाग सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चौथा भाग सन 1914 ईस्वी में लिखा गया। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है और रचना काल को 8 काल खंडों में विभक्त किया गया। मिश्र बंधु 4 भाई थे, इनमें से 3 ने ही इतिहास लिखा है, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और तीसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। अगले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे ऊपर है। इन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द भंडार, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जो बाद में 1940 ईस्वी में पुनः प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य को काल के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया, जिनमें पहला काल है आदिकाल, जिसका दूसरा नाम है वीर गाथा काल। यह संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत माना गया। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, यह संवत 1375 से 1700 विक्रम। इसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं, संवत 1700 से 1900 विक्रम। और इसके बाद आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल भी कहते हैं, यह संवत 1900 से 1984। वास्तव में शुक्ल जी का काल विभाजन विवादास्पद रहा है, ये सब जानते हैं। शुक्ल के काल विभाजन में वीर गाथा काल नाम सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा कहकर शुक्ल ने इसको प्रमुख प्रवृत्ति मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अगले विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी जगत में एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया। इनमें से एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। वर्मा जी शुक्ल जी के वीर गाथा काल को वे चारण काल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। अपनी सुबोधता, सरलता एवं शैली की कलात्मकता के कारण उनका यह ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। इसका दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है। इसमें केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है। अगले जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। इनकी निम्न पुस्तकें प्रकाश में आई।
जिनमें पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। सर्वप्रथम ईस्वी का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। कुछ प्रमुख ग्रंथ एवं उनके रचयिताओं के विवरण निम्न प्रकार से हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, जिनकी रचना है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक साहित्य। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। ब्रजरत्न दास, जो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास इनका लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं प्रभु दयाल मीतल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिया है। वर्मा ने आदिकाल को संधि चारण काल कहा है, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। इसी प्रकार गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्यकाल कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल नाम दिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अभ्रंश काल के नाम से बताया। इसी प्रकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काव्य वीर काल कहा। इसके बाद आगे हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथों के बारे में।